अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पहले हम ट्रांसमिशन कर रहे थे स्पेशल, अब हम शुरू कर रहे हैं टेबल टॉक। आप देख रहे हैं इस वक्त टेबल टॉक, और बात हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी बैठक की और जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के किरदार की। इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान की जानिब से, दोनों जानिब से जो इस वक्त इस पर मौक़िफ़ आया है जंग बंदी के मुज़ाकरात के ऊपर, वो तशवीशनाक है, जिससे दुनिया में एक दफ़ा फिर परेशानी की लहर दौड़ गई है कि क्या जंग बंद नहीं होने जा रही, एक दफ़ा फिर दुनिया के अंदर एक नई जंग का आगाज़ होने जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इस पूरी दुनिया के अंदर इकॉनमी के अंदर जो एक थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ था वो दोबारा दबाव में आने जा रही है। इसको भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे। और स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ के ऊपर अमेरिका ने जो मुहासरा करने की कोशिश की जा रही है वो किस हद तक कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किया है कर्नल सैफ कुरैशी साहब, हमारे साथ पहले से मौजूद थे। जनाब डॉक्टर इरफान साहब हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। उनके साथ डॉक्टर शकील अख्तर साहब हैं, वो भी बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर महारत रखते हैं। जनाब उमैर सरदार साहब हैं, डॉक्टर उमैर सरदार साहब हैं, वो भी IR एक्सपर्ट हैं। और कर्नल अतर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर इरफान साहब, ये सॉरी मैं माज़रत चाहता हूँ, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर इरफान साहब, ये जो इस वक्त मुज़ाकरात के दौरान इस वक्त क्या तअत्तुल आया है, डेडलॉक आया है, या मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म हो गया है, और इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या दोबारा जंग लगने जा रही है, शुरू होने जा रही है? देखिए, वक्ती तौर पर जब हम दोनों फ्रीकैन की गुफ्तगू सुनते हैं, जब हम ईरान की तरफ से उनका मौक़िफ़ सामने आता है और अमेरिका का भी, डोनाल्ड ट्रंप की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो इस वक्त जहां पे डेड लॉक हुआ है, डेड लॉक तो मैं उसको नहीं कहूंगा, जैसे JD वैंस ये कह के गए थे कि मैं एक बहुत अच्छा प्रपोजल जो है वो यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, अब ईरान के ऊपर है कि वो इसको कबूल करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से जो अमेरिका की पोजीशन है ना, वो मैक्सिमलिस्टिक पोजीशन है। वो ये कहता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ईरान की तरफ से, किसी भी तरह की यूरेनियम की अफजूदगी ना करे। लेकिन ईरान ये कहता है कि एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते NPT जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके आर्टिकल के मुताबिक किसी भी सॉवरेन स्टेट को पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर की इनरिचमेंट की इजाजत है। तो जब हम पीसफुल मकसद के लिए यूरेनियम को इनरिच करेंगे तो फिर हमें क्यों रोका जाए? जब बाकी दुनिया की ताकतें पीसफुल इनरिचमेंट कर सकती हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? NPT आपके पास है, IAEA आपके पास है जो इसको मॉनिटरिंग कर सकती है। और गुज़िश्ता एक अरसे से 1998 से लेके ऑनवर्ड हम देखते हैं कि ईरान के ऊपर इल्ज़ाम तो नेतन्याहू लगाता रहा है कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने जा रहा है ईरान, लेकिन 2012 के अंदर भी हम देखते हैं IAEA की तरफ से कैटेगोरिकली ये कहा गया, और अभी रिसेंटली जंग से पहले भी जो सरबराहान थे IAEA के, उन्होंने भी ये कहा कि कोई ऐसा एटम बॉम्ब जो है वो ईरान बनाने नहीं जा रहा और हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस है नहीं। और जहां तक दूसरी बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि वो ब्लॉकेड कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो देखिए इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक दो तरह के हमारे पास मैरीटाइम रूट्स होते हैं। एक नेचुरल रास्ते होते हैं जहां से जहाज गुजर सकते हैं, और एक जो है जैसे कनाल है हमारे पास, पनामा कनाल है। और स्टेट्स जब हम बात करते हैं तो दुनिया के अंदर इस वक्त कोई 150 से लेकर 200 के करीब स्टेट्स हैं, जिनके अंदर बड़ी प्रोमिनेंट जो स्टेट्स हैं उनमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज आ जाती है, स्टेट ऑफ डार्डनर्स आ जाती है, स्टेट ऑफ बासफोर्स जो टर्की के पास है, और स्टेट ऑफ मलाक्का जो है जो ईस्ट की तरफ है हमारे। तो ये वो तमाम स्टेट्स हैं जो अल्टीमेट चोक पॉइंट हैं दुनिया के इकोनॉमी के, और जहां से एक बड़ी तादाद के अंदर जो वेसल्स हैं, जो शिप्स हैं, वो गुजरती हैं। तो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जब आप जो एक तरफ जो ईरान का मौक़िफ़ है वो भी अगर मान लिया जाए तो बाकी ममालिक भी ये कहेंगे कि हमारी सॉवरेनिटी भी उन स्टेट के ऊपर जो है वो समझी जाए, मानी जाए, जो कि हमारे पास है। तो इस तरह से इंटरनेशनली ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और जहां जब आप USA की बात करते हैं कि वो ब्लॉकेड कर देगा, तो अब ऑलरेडी जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है या पार्शली वो बंद है, तो वो किस चीज़ को ब्लॉकेड करेगा? मतलब वो तो जो जहाज पर्शियन गल्फ के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं वो तो वहीं पे फंसे हुए हैं, और जो वहां पे आना चाहते हैं, ईरान IRGC वहां पे मौजूद है, वो उनको आने नहीं दे रहा। तो जब ब्लॉकेड अगर चाइना के शिप्स की जाएगी तो क्या चाइना खामोश रहेगा? तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले वक्त के अंदर
इनके जवाबात मिलेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि अभी हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दोनों पार्टीज हैं, ईरान है, अमेरिका है, दे आर एग्जॉस्टेड राइट नो। स्पेशली अमेरिका जो है वो थक चुका है, और सिर्फ जो अकेला इजराइल है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अकेला ईरान का मुकाबला कर सके। वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान पे या गजा के ऊपर या वेस्ट बैंक के ऊपर तो बमबारियां कर सकता है, और विदाउट द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द यूएसए इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर उसने हमला करने की जरूरत नहीं की थी। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है, उसका जो पॉलिटिकली इस वक्त जो उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है यूएसए के अंदर और पूरी दुनिया की तरफ से जो उसके ऊपर प्रेशर है, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं आगे इंशाल्लाह ये अमल रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, वक्ती तौर पर वो स्लो डाउन हो गया है। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ ना कुछ बेहतर की जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब, ये न्यूक्लियर एसेट्स का जो अमेरिका बहाना बना रहा है, मेरा ख्याल है कि असल तो उनका टारगेट जो है वो उनके रिसोर्सेज है ईरान के, और जिस तरह स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ वो $500 बिलियन की एक इकॉनमी से वाबस्ता है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़। तो असल तो उसका मकसद यही था कि मैं पैसा कमाऊं, इनके ऐसा जो नेचुरल इनके रिसोर्सेज हैं उन पर कब्ज़ा करूं, इनके जो गुजर गया उसके ऊपर कब्ज़ा करूं। अगर फ़र्ज़ करें कि वो इन चीज़ों में नाकाम होता है तो क्या अमेरिका इस जंग को आगे बढ़ा पाएगा? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, जहाँ तक तल्लक है अमेरिकन के उनके टास्क का, मिशन का, या वो क्या लेने इस जंग में आए, वो बड़ा क्लियर है जी। वो रिसोर्सेज है नंबर 1। वो ऑयल छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने वेनेज़ुएला का ऑयल मुफ्त में बंदा उठा के ले लिया, प्रेसिडेंट उठा के ले गया, और उनको गलतफहमी पैदा हो गई। अब क्यूबा के प्रेसिडेंट को धमकियां दी जा रही हैं, उसको भी दिया, उधर भी ये अटेम्प्ट करेंगे। उनको ये आसान काम मिल गया कि आप डेल्टा फोर्स भेजें और विद इन नो टाइम उधर के लोगों को डॉलर के कुछ डब्बे दे दें और वो आपको असिस्ट कर देंगे और आप निकाल के ले आएंगे। आप उनके हुक्मरान भी उठा के ले जाएं और आप चैंपियन हो जाएंगे। चैंपियन तो वो है जिसने इनको प्रेसिडेंट को चीट करके भिजवाया। चैंपियन अमेरिका तो नहीं है। और अमेरिका चूँकि CIA ये ऑपरेशन करती रही है जगह जगह, और उसको लोग मिल जाते रहे हैं, और उनके डॉलर का भी ख़र्चा कोई नहीं है सिवाय करेंसी और स्याही के, कागज़ की और स्याही के, क्योंकि वो तो पेट्रोल डॉलर है, दुनिया में माना जाता है। बहरहाल तो उनका ख्याल ये था, मगर उसमें तो वो मिजरेबली फेल हुए। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ उनकी प्रायोरिटी में इतनी ऊंची जगह नहीं थी जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ अभी खुल के सामने आई है। किसी का ख्याल नहीं था कि ईरान उस तरफ जाएंगे और उसका इम्पेक्ट ये होगा। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ दुनिया का पॉइंट नंबर 1 हो गया, इस वजह से कि सारी दुनिया के लोग अफेक्ट हो गए हैं एनर्जी की कीमतों से, उसकी शॉर्टेज से, वो फूड सिक्योरिटी से। उनको ना फर्टिलाइज़र नज़र आ रहा है, ना उनको ऑयल नज़र आ रहा है, ना उसके प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, ना उनको आगे ज़मीनें आबाद नज़र आ रही हैं। ये बड़ा खौफनाक मंज़र है जहाँ तक एक गरीब आदमी के लिए दुनिया में अमन। तो वो तो हर गरीब आदमी, इजराइल इंक्लूडेड, USA इंक्लूडेड, इंडिया इंक्लूडेड, हर गरीब आदमी अमन चाहता है। अभी आ जाते हैं कि जी कि ये खिचड़ी पक रह गए क्या रही है। बड़ी तेज़ी से जब ये हम मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे थे, इसराइल और अमेरिका के अंदर वो फैक्शन जो कि इसराइल का है और इंडिया, इनके बड़े क्लोज़ रवाबत थे, इनके बड़े पुराने प्लान अप्रूव्ड हैं। मैं आपको याद कराऊं कि दहशतगर्दी हम जो भुगत रहे हैं पिछले 2 डिकेड से, वो अकेला इंडिया नहीं है, वो अकेले अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसमें टोटल इनकी ट्रायंगल के दूसरे 2 भी, इसराइल भी और USA की CIA भी इन्वॉल्व थी। जो कुछ बिलग्राम पोर्ट पे छोड़ा गया वो हमारे लिए ही छोड़ा गया, वो कोई स्क्रैप नहीं छोड़ा गया या हमें नहीं दिया गया। अच्छा कर्नल साहब, दहशतगर्दी पे मुझे याद आया, ये सारा हमारा जो इस वक्त पीस प्रोसेस चल रहा था, डायलॉग चल रहे थे जी, तो क्या इजराइल और अमेरिका मसरूफ़ थे? पाकिस्तान महफूज रहा है दहशतगर्दी से? पाकिस्तान को अल्लाह ने महफूज किया और हमारी फोर्सेस की विजिलेंस ने। मगर ये मैं आपको बता दूं कि अभी उनका ये प्रायोरिटी, बड़ी ऊंची प्रायोरिटी हो गई है उधर बलूचिस्तान की, BLA की और बाकी फोर्स। वजह यह है कि रेयर अर्थ आपकी है $53 ट्रिलियन की, $53 ट्रिलियन के एसेट आपने आज तक निकाले नहीं, वो भी निकलते नज़र आते हैं अगले साल 2 साल में। और कहीं ये USA, इसराइल और इनकी इकोनॉमीज़ नीचे जा रही हैं, सारे तो डेट के अंदर हैं। रहती खोती कसर इन जंगों ने पूरी कर दी है। दूसरी बात, ग्वादर की अपनी पोजीशन
अभी यूएई का पहले तो हम लिहाज करते रहे हैं, ये हमारे लोग अपनी गुडविल और दोस्ती निभाते रहे हैं कि हमने ग्वादर को जानबूझ के निगलेक्ट किया। आप ये सोचें 48 से लेके अभी तक 78 साल में ग्वादर की इंपॉर्टेंस तो वही है, ग्वादर कोई आज तो नहीं खड़ा हो गया, और ये रेयर अर्थ की और मिनरल की भी इंपॉर्टेंस वही है। हम ग्वादर को जानबूझ के निगलेक्ट करते रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के साथ गद्दारी थी। बहरहाल अभी टाइम आ गया है कि हमने प्रायोरिटी अगर नहीं दी तो अभी दुश्मन को प्रायोरिटी में नज़र आ गया है। जब ये ईरान का और मिडल ईस्ट का मामला हुआ है, मिडल ईस्ट उनको जाता हुआ नज़र आ रहा है, आपसे बेसिस जाते नज़र आ रहे हैं। अभी आपके बलूचिस्तान में उनको बेसिस चाहिए अगर उन्होंने ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी दुनिया में बेस्ट लैंड जो करवा सकती है वो बलूचिस्तान की है, इसलिए बलूचिस्तान को महफूज करने के लिए हमें रेड अलर्ट ऑन कर देना चाहिए। बलूचिस्तान में किसी न किसी बहाने ग्वादर पे ऑपरेशन आए, पसनी पे आए, कोई और कुछ हो, और या आपके इंटरनल ये इनको दहशतगर्दों को एक्टिवेट करें एक दफ़ा फिर, या कोई बड़ा वाक़या, उधर कुछ ना कुछ बहाना इंडिया तलाश करके तैयार होके बैठा हुआ है। ये जो उनका यूएई में जाना, उनका अमेरिका तक पहुंचना, उनके डिफेंस सेक्रेटरी का बाकी जगह पहुंचना, इसराइल से राब्ते करना, ये सारी वही गेम है। ये उसी संदूक 2, और मैं ये कहूँगा कि ईरान वार की फ़ेज़ 2 जो है वो इकट्ठी होके उधर से मार खा के एक दफ़ा एक और इनको मार देने की हमें सारे इस इलाके को देख के तो हमें अपनी तैयारी की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शकील साहब, इस वक्त दुनिया के कुछ ममालिक आगे बढ़े हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ओमान है, और रशिया ने कल ही ये बात की थी कि फ्रीकैन थोड़े तहम्मुल के साथ और बुर्दबारी के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाए, और आज जो ऑस्ट्रेलिया ने और ओमान ने कहा, तो क्या उन ममालिक की बात सुनी जाएगी या उन मज़ीद ममालिक इसके अंदर आपको शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं कि अमन के लिए, पीस के लिए? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है बिल्कुल ये जो एक निगोसिएशन का प्रोसेस होता है, ख़ास तौर पे ये जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद निगोसिएशन का प्रोसेस को इतना आसान नहीं होता। अभी भी ये जो 21 घंटे के करीब ये सेशंस हुए हैं, तो उसके बाद ये इट वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि कुछ स्ट्रेट अवे जो है कोई डील या एग्रीमेंट शायद ना आए। बहरहाल कुछ चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर जो कुछ इत्तफाक भी हुआ है, और कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी आप उसे कहें स्टेलमेट है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव ऑन करेंगी। और जिस तरह से बाकी ममालिक ने कहा है, जोर दिया है फ्रीकैन के ऊपर, वो यकीनन वो भी उसका भी असर होगा, और इसमें आने वाले दिनों के अंदर भी पाकिस्तान का जो रोल है वो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा इसके अंदर। और ये जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि देखिए एक आर्जी तौर पे एक जंगबंदी तो मौजूद है। अब ये जो जब आर्जी तौर पे जंगबंदी होती है तो ये 2 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि एक तो आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिल जाता है कि कुछ जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो लोअर साइड पे होती हैं, और कुछ थोड़ा सा आप चीज़ों को अल्टरनेट वे के अंदर एनालाइज करते हैं। दूसरा ये होता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेट रहते हैं, और जो बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल्स के ज़रिए कम्युनिकेशंस हैं उसके साथ चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं। फिर आप ये देखें कि इस वक्त दोनों जो फ्रीकैन हैं उनके ऊपर प्रेशर्स क्या हैं, यानी इस वक्त जो है वो दोनों फ्रीकैन जो है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी को भी कोई डिसाइसिव विक्ट्री या डिसाइसिव एज हासिल नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी फ्रीक जो है वो डिक्टेटिंग टर्म्स के अंदर तो यकीनन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक फ्रीक की बात जो है वो अनकंडीशनली नहीं मानी जा सकती। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो यू नीड सम टाइम, और उसके अंदर जो दोस्त ममालिक हैं या ऐसे ममालिक जो अपने गुड ऑफिसर्स पेश कर रहे होते हैं वो अपनी मीडिएशन की कोशिशें जारी रखते हैं, और इसी तरह से जो फ्रीकैन हैं वो भी एक मिडिल ग्राउंड तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरा जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं इस वक्त फ्रीकैन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैं। ये बात दुरुस्त है कि जो दुनिया है और ख़ास तौर पे अमेरिका और वेस्ट, ये पहली दफ़ा है कि किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की जो इकोनॉमिक कॉस्ट हैं वो इस दर्जा आम आदमी तक पहुंची हैं, और वो आम आदमी जो है वो यकीनन
हमारे यहाँ शायद डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है वो ज़्यादा मुतासर हो रहा है, लेकिन वहाँ भी ये मुतासर हो रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह पे इसकी जो हीट है वो पहुंच रही है। तो ये प्रेशर्स हैं बेसिकली। तो आप ये देखें कि इस वक्त जो इंसेंटिव है टू एग्री इज हायर, लेकिन इसमें जो असल मसला है वो है मिसट्रस्ट का, कि फ्रीकैन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो असल प्रॉब्लम ये है। तो ये आने वाले दिन जो है इस हवाले से बड़े डिसाइसिव होंगे कि वो ट्रस्ट बिल्डिंग जो है, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कैसे कम किया जाता है, और उसके अंदर जो है पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं वो इसके अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रहा। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आप तो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आपने बड़े क्लोज से, नज़दीक से देखा है ये मुज़ाकराती सारे प्रोसेस को। अच्छा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आप समझते हैं इत्तफाक़ राय पाया गया होगा, और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इख्तलाफ की बड़ी वजह वहाँ पे बने हैं? दूसरा, क्या आपके पास कोई हमारे पाकिस्तान हुकूमत के ज़राए से कोई ऐसी ख़बर सामने आई है कि मुज़ाकरात के अमल कैसा रहा और उसके दौरान क्या हीट लेवल क्या था, क्या कंफर्ट लेवल था, या कोई माहौल गर्म था वहाँ पे? डॉक्टर मुनव्वर साहब। जी, डॉक्टर साहब से हमारा रब्ता नहीं हो रहा। डॉक्टर उमैर सरदार साहब, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो आप प्लीज़ इस पर रिप्लाई कीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसके ऊपर आप समझते हैं कि इत्तफाक़ राय पाया गया होगा, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर शदीद इख्तलाफ की वजह से यह मुज़ाकरात का एक तअत्तुल आया उसमें? देखिए, इसमें दो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट की है, और जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे साथ चीज़ सामने आती हैं। तो उसमें सबसे पहली जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से है, कि जो उसमें महसूलात के हवाले से बात की है ईरान ने। तो जैसे हमारे पहले दोस्त ने भी बताया कि उसके हवाले से एक इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, और उसमें अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो यकीनी तौर के ऊपर बाकी जितने भी जो ममालिक हैं उनके पास जितने भी स्टेट्स हैं उनमें अगर कोई चीज़ें आएंगी सामने तो वो फिर इंटरनेशनली बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक तो वो है जिस पे यकीनी तौर के ऊपर अमेरिका की तरफ से एक रेड लाइन के तौर के ऊपर आप देख सकते हैं चीज़ कि वो आ रही है, और उसी की वजह से वो अभी नेवल ब्लॉकेड का भी कह रहे हैं। और दूसरा जो यकीनी तौर के ऊपर मामला है न्यूक्लियर का, क्योंकि न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है ईरान उसको अपना हक समझता है, और ईरान ये पहले भी प्रेस करता रहा है, और उसने ये बात कही है कि अगर खित्ता में इसराइल और बाकी ममालिक जो है वो इसमें जा सकते हैं, न्यूक्लियर को पोजेस कर सकते हैं, तो ईरान को भी ये हक हासिल है कि वो सेल्फ डिफेंस की वजह से या डेटरेंस के तौर के ऊपर उस इनरिचमेंट की तरफ, वो बेशक जो थ्रेश होल्ड है उस हद तक ना पहुंचे, लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर यूरेनियम की अफजर्दगी को खात्मा करना, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इसके ऊपर ज़्यादा राज़ी होगा। लेकिन देखें, कोई भी चीज़, इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर ओमान का जो डिप्लोमेटिक एक पहले से एफर्ट्स रहे हैं इस जंग से पहले, प्री वॉर एफर्ट्स, तो उसमें सुनने में और जो रिपोर्टिंग में आया था वो भी यही था कि उन्होंने ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से मिनिमम लेवल के ऊपर अपनी रजामंदी शो कर दी थी। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ वाली बात तो यकीनी तौर के ऊपर सरकमस्टांशियल होते हुए तब्दील हुई, और उसके ऊपर एक है, और इसमें मैं समझता हूँ कि ये बार्गेनिंग ज़रूर हो सकती है, और इसको इनकन्क्लूसिव डायलॉग्स या इनकन्क्लूसिव टॉक्स तो हो सकते हैं इस्लामाबाद के, लेकिन आई कांट से एंड आई डोंट डब इट एज द फेलियर, बिकॉज डिप्लोमेसी जो है इट्स नॉट एन इवेंट, रादर इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो आई वुड से कि ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है इट्स अ वेरी गुड ओपनिंग। सबसे पहले जिस तरह जो मुस्बत माहौल मिला, और खुसूसी तौर के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान को नॉट जस्ट एज अ facilitator, rather as a negotiator
टेबल पे जगह मिली है और वो इसको सिक्योर करने में कामयाब रहा है। और उसके बाद की फिजा भी जो एतमाद साजी पाकिस्तान के हवाले से सिग्नलिंग हुई है वाशिंगटन से और तेहरान से, बल्कि बाकी तमाम ममालिक से भी, इवन बीजिंग ने भी इसको बड़ा पॉजिटिवली, इंडोनेशिया ने, बाकी ममालिक ने इसको बड़ा पॉजिटिवली पोर्ट्रे किया है। तो वो उसमें पाकिस्तान की अहमियत डेफिनेटली बढ़ चुकी है। और अगर कोई भी आइंदा इस तरह की निगोशिएशंस की तरफ चीज़ें जाती हैं जो यकीनी तौर के ऊपर जाएंगी, क्योंकि आइस ब्रेकिंग तो हो चुकी है जी। 1979 के बाद पहली दफ़ा दे बोथ ऑफ द Washington and Tehran's diplomats at the highest level sat together. So this is something which is to the credit of Pakistan and the peers, जिसमें टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया और साथ ही साथ में बैकिंग ऑफ चाइना मौजूद थी। तो दैट इज समथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसमें एक चीज़ का मैं इजाफा ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस तरह उमूमन वेस्ट का निगोसिएशन मॉडल रहा है और जिस तरह वेस्ट जो है वो मीडिएट करता रहा है तनाज़ात में, पहली दफ़ा नहीं लेकिन अब अगर आप देखें तो पिछली एक दहाई में चाइना ने इस साउथ एशियन रीजन में और मिडल ईस्ट में अपने आप को एज अ मीडिएटर और एज अ रिस्पॉन्सिबल फोर्स, ग्लोबल प्लेयर के तौर के ऊपर आगे पहुंचाया है और आगे इसको उजागर किया है। तो दिस वुड बी द ओपनिंग ऑफ द, आई वुड रादर से इस्लामाबाद टॉक्स वुड बी टेकन एज द सिंबल टू दैट डिप्लोमेटिक ऑर्डर जो बनने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान एक पार्टनर के तौर के ऊपर बीजिंग के साथ काम करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। कर्नल अतर साहब, एक ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और जब कतर के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक़्त जो ईरानी क़यादत थी उसके ऊपर इजराइल का हमला हुआ, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट मज़ीद बढ़ गया। लेकिन इस्लामाबाद की सूरत हाल हम देखते हैं तो यहाँ पर अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट और ईरानियन डेलीगेशन कालीबाफ और जेडी वैंस, उनकी आपस में मुलाकात भी होती है। और प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ट्वीट के दौरान जहाँ पे ईरान को मज़ीद धमकियाँ दे रहे हैं, वहाँ पे इस चीज़ का वो जिक्र ज़रूर करते हैं कि वहाँ पे एक अच्छे तलक़ात इस्तवार हुए हैं। क्या ख्याल है कि ये तलक़ात आगे बढ़ेंगे, ये ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होगा या मज़ीद उसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा जिस तरह अमेरिका ने माजी में किया? शुक्रिया आजम चौधरी साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। मैं यहाँ ये अर्ज करूंगा कि यहाँ बार बार बात हो रही है कि जी इस मुज़ाकरात में तौतल आ गया है और वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और इन दोनों डेलीगेशन वापस चले गए हैं। लेकिन मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि स्टीव वॉटकॉफ और जैरेड कुशनर दोनों पाकिस्तान में। अच्छा। और जो ईरान की टेक्निकल टीम्स हैं और जो सेक्रेटरी लेवल की बंदे हैं वो इधर ही हैं। इस वक्त डिस्कशंस हो रही हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सरीना एक होटल में ही सबकी जो रिहाइश भी रखी गई और सब कुछ रखा गया, वो उसकी वजह थी। अमेरिकन और ईरानियंस दोनों एक ही जगह पे रखे गए कि अगर कोई क्या कहते हैं इजराइल कोई हरकत करता है इनको निशाना बनाने की, तो दोनों अमेरिकन और सब इकट्ठे एक ही जगह पे। अच्छा कर्नल साहब, ये कर्नल साहब जो अमेरिकी मीडिया अभी क्लेम कर रहा है उनका यही कहना है कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ वो दोनों अमेरिका जा चुके हैं, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना ट्वीट किया उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया है कि इन तीनों अफराद ने, जेडी वैंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, इन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी है। तो आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर है? आप मुझे बताएं कैसे अमेरिका पहुंच गए हैं? ब्रीफिंग तो आप क्या उनको दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अच्छा, ऐसी को बात। हाँ चलो, आप क्या अभी क्या जेडी वैंस को गए हुए यहाँ से 15 घंटे हो गए कि वो अमेरिका में पहुंच गए, उधर जाकर बहरहाल वो उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो सुने ना क्या इधर इस्लामाबाद की ये इंटरनेशनल मैं आपको जो बता इंटरनेशनल मीडिया का क्लेम है, इंटरनेशनल मीडिया का क्लेम है कि वो पाकिस्तान के हदूद से चले गए। बहरहाल ये तो वक्त आने पे चीजें साबित हो जाएंगी अगर ये पता लगेगा, लेकिन ये इस्लामाबाद में खबर। हाँ, इसमें उम्मीद तो हम यही करते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहे और ये जंग बंदी के अंदर, और ये बिल्कुल उससे ठीक चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक ये आप बात कर रहे हैं कि एतमाद की जो क्या ट्रस्ट डेफिसिट है, डेफिसिट बिल्कुल है।
देखिए ना जी, आप इन 2 हफ्ता पहले क्या दोनों क्या मुज़ाकरात हो रहे, बिल्कुल पॉजिटिव में एंड पे पहुंच गए और फिर अचानक इन्होंने हमला कर दिया। बिल्कुल। कैसे क्या ईरान इन पे ट्रस्ट करे? इसी दुरुस्त। तरह वो अमेरिका कहता है कि जी आप हम पे ट्रस्ट करें, हम आप पे कैसे, ईरान उन पे कैसे ट्रस्ट करें? ट्रस्ट डेफिसिट तो रहना है, और ये इसको डेवलप, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होना है। आपके एक्शंस करेंगे उसको डेवलप, बिल्कुल। वो तो नहीं अमल बातें करके जी अमल से साबित करना पड़ेगा। दुरुस्त बात है ये वैसे चीजें नहीं हो सकती। डॉक्टर अभी यहाँ मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता जी हूँ जी कि जो ईरान के भी स्टेप्स हैं ना, अब तो ठीक है, वो तो जंग शुरू हो गई, जंग में तो फिर एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वार, उन्होंने क्या आबनाए हुर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। अभी आबनाए हुर्मुज जो है वो 21 नॉटिकल माइल्स है चौड़ी, और उसमें एक तरफ ओमान है और दूसरी तरफ क्या कहते हैं ईरान है। अभी जो अगर इस तरीके से देखें, इंटरनेशनल, इट्स एन इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल वाटर को तो आप नहीं कर सकते, उसको आप टेरिटोरियल वाटर के तौर पे तो नहीं ले सकते। अभी आधा हिस्सा अगर वो टेरिटोरियल भी कहे ईरान, तो आधा हिस्सा तो ओमान का बनता है। ओमान कहता है मेरी तरफ से ये सारा खुला है, मैं तो किसी को नहीं रोकूंगा, और ओमान वाले हिस्से में उन्होंने माइंस बिछा दी। तो ईरान की भी वो फिर वो जस्टिफिकेशन पूरी तो नहीं है। आप ये देखें कि जो सिंगापुर वाली, ये आबनाए सिंगापुर जो मलाका वाली है, ये इसकी कितना क्या कहते हैं किलोमीटर, ये टोटल 2 किलोमीटर है। अच्छा। और ये 21 किलोमीटर है। तो उस पे तो किसी का क्लेम नहीं है, वो तो इंटरनेशनल वाटर ही है। जो ईरान कोट करता है वो कहता है जी सुएज कैनाल जो है ये उसका टूल क्या लेता है, मिस्र लेता है। उसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। सुएज कैनाल वाज पासिंग राइट थ्रू दी क्या कहते हैं। अच्छा कर्नल साहब, ईरान ने जो इसमें स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज में टूल के हवाले से जो उन्होंने मुतालबा किया, उसमें उन्होंने ओमान को साथ रखा है। उन्होंने कहा ये ओमान और ईरान दोनों मिलकर लेंगे। ओमान ने इनकार कर दिया, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ओमान ने कहा हमें कोई टूल नहीं चाहिए, हम ये दिस इज इंटरनेशनल वाटर, यहाँ से हर शिप क्या नॉर्मल तरीके से गुजरेगा। अच्छा। लेकिन उसको ईरान ने जो ओमान वाली साइड है उसको माइन कर दिया। ठीक है। ईरान की अब ज्यादा सफर की जा रही है ना। दूसरी चीज ये है कि जब वो कोट करते हैं कि जी सुएज जो है, सुएज से मिस्र टूल ले रहा है, तो आप ये याद रखें 1956 से लेके 78 तक सुएज बंद रही है। और वो झगड़ा यही था कि मिस्र कहते थे कि हम क्या इधर से ये हमारी है, इट इज नॉट एन इंटरनेशनल वाटर, हम इस पे टोल लेंगे। तो फाइनली 67 वॉर में जाके इजराइलीज ने वो सिनाई पूरा कैप्चर कर लिया था और एक साइड पे आके बैठ गए थे, दूसरी साइड उनके पास थी। फिर कैंप डेविड हुआ है 78 में, जाके कैंप डेविड पे डिसाइड हुआ कि सुएज विल बी डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल वाटर, बट दे वर अलाउड टू कलेक्ट द टूल। ठीक है। अभी इस चीज का बहाना बनाते हुए ईरान कह रहा है अगर मिस्र ले रहा है टूल तो मैं भी लूंगा टूल इधर से, लेकिन उसको ओमान जो है वो डिफाई कर रहा है। अभी जो कल वाली टॉक्स हुई है, इसमें जो बेन स्ट्रेस कर रहा था कि यार हमें ये फेस सेविंग दे दे, एक हमारे क्या ये माइन स्वीपर जाते हैं, ये जितने फ्रीगेट्स हैं जाके माइंस उधर क्लियर करते हैं और अकॉर्ड हम साइन कर लेते हैं। लेकिन वो क्या जब उनके माइन स्वीपर मूव किए हैं ट्रॉप्स के दौरान, फिर कंप्लेन हुई है, फिर इनको रोका गया है कि आप मत मूव करें। वो ईरानियों ने कहा जी कि हमारे पास तो फिर कोई लीवरेज ही नहीं रहती अगर हुर्मुज खुल जाती, तो वो दे डिड नॉट एग्री। तो इसलिए फिर न्यूक्लियर वाले को भी उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस किया। तो आप सिंपल सी बात याद रखें कि न्यूक्लियर वाले जो वो भी इतने बड़े इश्यूज नहीं है, उनमें भी एक किस्म की बात डिसाइड हुई है, क्योंकि जो क्या ये यूरेनियम है उसके बारे में ईरान रेडी है कि हम उसको जाया कर देते हैं। लेकिन सिर्फ मसला ये है अमेरिका कह रहे हैं हमें हैंड ओवर करें, ईरान कहते हैं हम खुद। वो तो जब दोहा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त भी जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने बाद में ये बताया कि ईरान तकरीबन तमाम शराइत मान चुका था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया।